हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसके बारे में समझाऊंगा कि न्यायपालिका यानी हमारे भारत देश में 4 स्तर की होती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताऊंगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन में जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित होती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। यानी जिस समय भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। तो यानी अगर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है या न्यायाधीशों का वेतन या उसकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना है, तो ये सारे के सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? संसद को। यानी संसद उनकी संख्या को बढ़ा सकती है, उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा शर्तों में बदलाव कर सकती है। तो ये सारे निर्णय संसद के द्वारा किए जाते हैं। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 कर दी गई। कहना था 2008 में आपके जो संसद है उसके द्वारा ये तय किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 होगी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यानी जो 31 न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले वह भारत के प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। तो वह किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो उससे पहले अपनी इच्छा अनुसार जो भी उसे उचित लगता है उसके अनुसार वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह मशवरा कर सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय। तो इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस सिस्टम के तहत होती है? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह के द्वारा यानी राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करने पड़ते हैं कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर के राष्ट्रपति को एक सूची सौंपते हैं कि हमारे अनुसार इनमें से व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना चाहिए। तो फिर उन नामों में से राष्ट्रपति को जो भी उचित लगता है या यूँ कहें कि अंतिम निर्णय फिर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि ये जो नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा व्यक्ति उचित रहेगा न्यायाधीश बनने के लिए। अब हम यहाँ से आगे न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। तो जिसमें पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील।
या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में कार्य किया हो, या उसने किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का विशेषज्ञ या ज्ञाता हो। तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है समय से पहले। तो साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो वैसे अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, यानी जब से वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है, तो वो 15 वर्ष तक अर्थात 65 वर्ष की आयु तक उस पद पर रहेगा। कोई 40 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है, तो वो 25 वर्ष तक न्यायाधीश रहेगा। कहने मतलब अंतिम जो उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है उसके पद पर आसीन रहने की। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 63 वर्ष की उम्र में ही बनता है, तो वो 2 वर्ष तक ही रहेगा, क्योंकि 65 वर्ष के बाद उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। तो इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन जो 65 वर्ष की आयु है उससे पहले वो स्वेच्छा से भी उस पद से हट सकता है न्यायाधीश के। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, कि उन्हें समय से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के द्वारा लाया जाता है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। ये प्रक्रिया हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी, उपराष्ट्रपति में लगभग सेम वही चलती है कि जिस भी न्यायाधीश को हटाया जाना चाहता है, तो जो भी सदन उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाता है, तो उसके सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस अभियोग पर होना आवश्यक है। उस जिस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है उसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। और साथ ही साथ जब वो महाभियोग प्रस्ताव एक सदन से पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो उस न्यायाधीश को पद से हटना पड़ता है। तो सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। अब वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। तो मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। तो ये आपका बुक के अनुसार वेतन है, लेकिन वर्तमान वेतन उससे ज़्यादा हो चुका है, जिसे आपको मैं बाद में समझाऊंगा। तो मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन यानी ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी है। वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। तो ये न्यायाधीशों के लिए सुविधा है। अब उन्मुक्तियाँ। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। कहने मतलब जो भी न्यायाधीश निर्णय देता है तो उसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। न्यायालय का मुख्य स्थान यानी अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।
तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, यानी संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है वह पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं कर सकता। अर्थात अगर जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुआ है तो वह किसी भी अन्य न्यायालय में रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकता। तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के संगठन या गठन की प्रक्रिया थी, जैसे मैंने आपको समझाया। कल हम आपको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों के बारे में समझाएंगे।